हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप लोग फिर से एक बार देख रहे हैं सरकार टुडे की अनुपम प्रस्तुति। हम लोग बात करेंगे आज अंदर की बात मनुप्रियम के साथ में ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां क्या जुगत कर रही हैं। आखिर ब्राह्मण इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर? 12% वोटर्स हैं बस ब्राह्मण पूरे प्रदेश में, फिर भी ब्राह्मण इम्पोर्टेंट है क्यों? जानते हैं। 15% से ज्यादा वोटर कहाँ पर है? पूर्वांचल देखिए आप, चंदौली की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, उधर बस्ती, महाराजगंज या बलरामपुर, संत कबीर नगर, ऐसे जिलों की बात करें, कानपुर इधर आ जाए, सब जगह 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। इसको लुभाने के लिए लगातार लोग लगे हुए हैं। हर पार्टी चाहती है कि ब्राह्मण उसके खेमे में आ जाए। अब हमारे साथ चंद्रशेखर पांडे जी हैं, ये ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य नेता है। तो ये बताएंगे कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अभी तक क्या प्रयास कर रही हैं पार्टियां। चंद्रशेखर पांडे जी। देखिए, है क्या कि ब्राह्मण को लुभाने की बात नहीं होती है। ब्राह्मण आज की बात नहीं है। पहले तो आप देखेंगे कि सत्ता का वो सिर्फ और सत्ता का नहीं, अभी वहीं से जा आपकी आवाज, लेकिन कुछ साल में ये जो, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, निरंतरता बनाए रखें जी, आराम से बैठे और बात। मोबाइल जी जी, मोबाइल पे कॉल आ जाती हो जाता है। तो मेरा कहना यह था कि ब्राह्मण प्रारंभ से ही एक सत्ता का या केंद्र बिंदु होता था। सत्ता का अधिष्ठान भले ही किसी के हाथ में हो, लेकिन केंद्र बिंदु और सर्वोच्च सत्ता ब्राह्मण के हाथ में सदियों से रही है। ये हमारे पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट का इतिहास शुरू से रहा है। विगत बीच के कुछ वर्षों में ऐसी परिस्थितियां जरूर आई। इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये अगर निकट भूत की तरफ जाए हम, तो मायावती के पास 41 ब्राह्मण विधायक थे, वो मुख्यमंत्री बनती हैं 2007 में। 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक थे इनके पास, अखिलेश जी के पास। और इस बार 46 विधायक हैं ब्राह्मण, किनके पास? योगी जी के पास। ये मुख्यमंत्री हैं मौजूदा। तो ब्राह्मण किंग मेकर की भूमिका में तो लगातार है ही, अभी भी देखें तो। जी बिल्कुल। बीच में मैंने कहा, वही कहा कि बीच का ये करीब 2 से 3 दशक का दौर गुजरा, जिनमें कि ब्राह्मण का स्थान थोड़ा सा उनसे कमतर कह सकते हैं बस रहा। परंतु हमने देखा है कि 2004 के बाद से फिर से ब्राह्मण जिधर सत्ता उधर ही गई, जिधर ब्राह्मण गया ये बिल्कुल तय हो गया। ये कैसा परिणाम था जो कि सत्ता में आने वाला व्यक्ति ने कहा। जैसे बहन मायावती जी ने सार्वजनिक मंच से कहा, पहले नेताजी ने, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी की पहले पार्टी भी मानी जाती थी ये ब्राह्मणों की। उसके बाद में आपने देखा कि बहन जी ने भी यही बात कहा, सपा सरकार ने भी यही कहा, और घोषित तौर से ब्राह्मण ये मानता है कि 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े प्रचंड बहुमत में आई है तो उसका प्रधान कारण यही था। इसलिए ब्राह्मण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ब्राह्मण बेसिकली बहुत आतताई नहीं होता है। आप बहुत कम जगह आप देखेंगे वो अभी ब्राह्मण, अगर आपको थोड़ा सा दबंग दिखेगा भी तो वो भी किसी बहुत बड़े दबंग के प्रतिरोध के रूप में वो दबंग दिखेगा। स्वाभाविक रूप से दबंगई उसके अंदर बहुत कम मिलती है। ये रेयर घटनाएं होती है। अमूमन ब्राह्मण बड़ा सामंजस्य बना करके चलने वाली ये जाति रही है या संप्रदाय, जो भी आप कहेंगे, समुदाय कह लीजिए। तो ये मात्र कारण इनके साथ में जैसे दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, कमजोर है, शोषित है, वंचित है, ये इनके साथ परंपरा रही है कि यदि इनके सामने किसी ने दुकान होया तो इनके अंदर एक भाव आता है उसकी मदद करने का। तो ये किसी सौहार्द की एक रूप लेके आते हैं। तो बात भले ही 12% से लेकर के और 22% के बीच में ब्राह्मण रंग करता है, जो नॉर्मली जिलेवार में, और उत्तर प्रदेश का लगभग सभी जिलों में, विशेष रूप से पूर्वांचल में 2-2 हर जिले में
कम से कम न्यूनतम एक और सामान्यतया दो सीट है। और प्रदेश स्तर पे आप देखेंगे तो कम से कम एवरेज आपको हर जिले की एवरेज एक सीट आपको ऐसी है जहां पे ब्राह्मण की तादाद इतनी है कि वो स्वयं ही पूरा का पूरा इलेक्शन एक तरफा जितवा सकता है। और उसके साथ में जो अन्य जातियां जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो जुड़ करके एक बड़ा बहुमत खड़ा करता है। इसलिए ये मान्य व्यवस्था है और आज की डेट में भी है कि एक बात में कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है कि बिना दाद ब्राह्मण जिधर जाएगा, बिना शक ब्राह्मण जिधर जाएगा, सत्ता पूर्ति की जाएगी। इस बात पे कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। अब आती है बात कि अभी तत्काल में कौन क्या काम कर रहा है। तो बेसिकली कुछ ब्राह्मणों के साथ दुर्भाग्य जरूर रहा है कि सरकारें आ जाने के बाद में कुछ कई कारण होते हैं जिनके कारण वो थोड़े साइडलाइन हो जाते हैं, परंतु थोड़े होते हैं। ये कुछ दुर्भाग्य स्थिति रही कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो ब्राह्मणों के साथ में बेसिकली एक और संघर्ष होता था जो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वांचल के जोन में 5-7 जिले ऐसे थे जहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय का बस पूरी संघर्ष का लगभग आप समझिए आजादी के पूर्व से ही एक काल चला आया। आज की बात नहीं है, 3-4 पीढ़ियों से पूरी संघर्ष का 6-7 जिलों में ये प्रचलन था। विशेष रूप से पूर्वांचल में आप देखेंगे या रायबरेली क्षेत्र में देखेंगे, प्रतापगढ़ में देखेंगे और भी कई जगह है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष कॉमन था। परंतु ये सरकार ऐसी आई जिसने कि ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष जो 5-7 जिलों के अंदर सीमित था, वो संघर्ष पूरे उत्तर प्रदेश के जिला स्तर पे, थानों स्तर पे, अधिकारियों के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और लोगों के जो एक समरसता होती है उस समरसता के स्तर पे जाकर के संघर्ष हुआ। और वहां पे एक अभियान टाइप से चला कि जहां जो भी सब वर्ग बढ़ाने या ब्राह्मण है या तो उसको सामाजिक रूप से उसको कुंठित कर दिया गया या आर्थिक रूप से कुंठित कर दिया गया या उसकी हत्या करा करके उसके जो है मतलब तो जिसे बोलते हैं सिचुएशन में लाया गया जहां उसकी कत्लेआम कर दिया गया। ये एक परिपाटी के तहत देखा गया। और पंडित जी, मैं डिस्कशन को आज मैं लेके आता हूँ, बताता हूँ आपको कि पूर्वांचल के ब्राह्मण को एंटाइज करने के लिए क्या किया। छपन परशुराम की मूर्ति लगाई 108 फीट की, कहाँ पे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 68 फीट का वहां पे फरसा लगाया है परशुराम का। विजय यात्रा जो निकाल रहा है उसमें भी फरसा लिए हुए एक आदमी दिखाई जाता है, ठीक है। तो ये सब वो कर रहे हैं ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए, एंटाइज करने के लिए। फिर बहन मायावती जी वो क्या करती हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन, वो ब्राह्मणों का ही सम्मेलन है मुख्यतः, अगर आप उसको देखें, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें। फिर बीजेपी इधर क्या करती है, 26 दिसंबर को धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी के प्रभारी है चुनाव के, उनके साथ मीटिंग होती है 28 लोगों की, और वो चिन्हित करते हैं 300 विधानसभाएं, 403 में से 300 विधानसभाएं जहां 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं, ठीक है। वहां पे वो किस तरह से कैंपेनिंग करेंगे ये कुछ रणनीति बनाते हैं वो, और इसके बाद इस पे मोहर लगाते हैं। अगले दिन मीटिंग होती है जेपी नड्डा के साथ, उन्हीं 28 लोगों की। तो वहां पे इन दोनों मीटिंग से ये निष्कर्ष निकल के आया, ऐसा सूत्रों ने बताया। हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, यहाँ डिस्क्लेमर भी दे दूं, सूत्रों ने बताया। हमारे साथ मोहसिन साहब जुड़ गए हैं, ये भी पत्रकार हैं हमारे साथ, सरकार टुडे के लिए काम करते हैं। मोहसिन साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहेंगे? चंद्रशेखर पांडे जी उपलब्ध है हमारे सामने, ये ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश में चेहरा है ब्राह्मण नेतागिरी का। तो आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लो। अभी मनु जी मैंने क्योंकि ज्वाइन किया है तो अभी मैं इनकी बात सुन नहीं पाया था पूरी तरीके से। चलिए थोड़ी देर हम आपको सुनाते हैं। हाँ सुनाते हैं। तो ये सारी कवायद चल रही है ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए। ब्राह्मण इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में तो 15% तक है, 22% चंद्रशेखर पांडे जी ने बताया। हेलो, चंद्रशेखर पांडे जी से हमारा संपर्क, उनका चित्र गायब हो गया, वो सामने रहते तो उनके ऊपर कई बात कहते।
उनके मत्थे मोड़ देते हैं अपने डेटा को। चलिए कुछ कोई बात नेटवर्क इशू है शायद। जी जी। तो मोहसिन साहब ये ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं और ब्राह्मणों का महत्व ये लोग समझते हैं, क्योंकि पहले भी ऐतिहासिक तौर पे हम देखें 2007 से इसी मिलेनियम की बात कर लें, 2007 में जो सरकार बनती है उसमें भी 41 लोग होते हैं विधायक जो ब्राह्मण होते हैं। उसके बाद जो 2012 में सरकार बनती है अखिलेश जी की, उसमें भी विधायक हैं 21 ब्राह्मण विधायक। इसके बाद 46 होते हैं योगी जी की सरकार में। हालांकि पूरे विधानसभा की बात करें 403 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 56 अभी सिटिंग एमएलए हैं जो ब्राह्मण है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 12% इनको माना जाए तो 5 सीटें आनी चाहिए थी। अगर केवल ब्राह्मणों को वोट करें तो केवल 5 सीटें आती हैं, लेकिन आ रही हैं कितनी? 56, यानी 11 गुने से ज्यादा। यानी एक ब्राह्मण का वोट मतलब इन्फ्लुएंस करता है 11 लोगों को कम से कम। ये डेटा इसी तरीके से साधारण गणित देख लीजिए आप। चंद्रशेखर पांडे जी, कुछ इस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे? मेरी बात सही लगी आपको कुछ? बिल्कुल बिल्कुल है, थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दूं मैं कि 12% से ज्यादा चूंकि ब्राह्मण हैं और आपकी 4 12 48 सीटें होती हैं, है ना, जी 50 सीटें वैसे भी होती हैं वो। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण स्टेट प्रतिनिधित्व और कई सारी चीजें हैं कि कौन दल कितना टिकट देता है, इन सब चीजों से भी वैरी करता है कि कितनी सीटें आती हैं। और इन सबसे अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ब्राह्मण सिर्फ अपने वोट के अलावा विशेष वर्ग से जो दलित वंचित है, जो आप किसी भी जगह जाएंगे तो वहां पे जो भी एक अघोषित 2 शासक वर्ग होता है, एक तो जो सरकार में शासक है, और हर जिले में आप देखेंगे या हर गांव में आप देखेंगे कि गांव की व्यवस्था से यूनिट से लेकर के और जिले और राज्य स्तर पे भी आप देखेंगे कि एक अघोषित शासक होता है। तो वो गांव में भी देखेंगे तो प्रत्यक्ष तौर पर सत्ता किसी की गिरे वो शासन वही करता है। तो ये जो शासक के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति और शासक को नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति सदियों से ब्राह्मण के अंदर है, ये अपनी परंपरा के तहत चूंकि ये गांव में भी काम करते हैं तो इनके पास अपनी ब्राह्मण संवर्ग के अतिरिक्त वोट बैंक ठीक ठाक होता है, ये मान्य व्यवस्था है सबसे। लेकिन इस वक्त जो 5 साल बीता है, इन 5 सालों में एक चीज ये हुई है जो ब्राह्मण का अमूमन चरित्र में यह माना जाता है कि वो सम्मान बहुत ज्यादा फोकस करता है। वो अर्थ और सम्मान इन दोनों में से वो सम्मान को फोकस करता है, ज्यादा प्राथमिकता देता है, सही शब्द ये रहेगा। तो इन हालात में इन 5 वर्षों में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे जो क्षत्रियता इतनी ज्यादा हावी रहेगी कि वह प्रत्येक स्तर पे जहां जो भी जिले में है उस जिलों में उन्होंने नीचा दिखाने का काम किया, किसी का मनोबल तोड़ने का काम किया, किसी का आर्थिक क्षति पहुंचाई गई और कई जगह तो खून खराबे हुए। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे कोई फाइनल बात करें, अगर इलाहाबाद से आगे बढ़ते हैं आप तो विजय मिश्रा जी जैसे हैं आगे निकलने पे, वहीं पे दिलीप सिंह है, वहीं पे ब्रजेश सिंह है। ब्रजेश मिश्रा, पांडे जी एक चीज जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, जबकि बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है ब्राह्मण। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और बिहार से आता हूँ। मेरे माता पिता लगातार बीजेपी को वोट देते रहे हैं, जब तक जीवित रहे उनको देते रहे। मैं थोड़ा सा उसमें अपडेट कर दूं, है ना। ये बातें आप कह रहे हैं ये लगभग आप ये मान सकते हैं एटलीस्ट कम से कम 2000, आप इसे 14 से पहले की बातें कह सकते हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक स्वरूप घोषित तौर से बदला है। बदलने को लोगों का मान्यता ये है कि ये 2005-6 से ही चेंज होना चालू हो गया था। लेकिन जैसे अगर मध्य प्रदेश में समानों की पार्टी कांग्रेस है, शुरू से रही है, और बैकवर्ड की पार्टी वहां बीजेपी है। और चूंकि अगर वहां से 20 साल से शासन की तो हिंदुत्व के साथ कोई इससे लेना देना नहीं था। शिवराज जी की सरकार का हिंदुत्व के एक भी लेना देना नहीं था। वहां पे वो बैकवर्ड वर्सेस सवर्ण में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय शिवराज जी ने एक अपने आप को बैकवर्ड पार्टी के रूप में स्थापित किया, उसका उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिलता रहा। और हिंदुत्व के कारण और संघ के कारण जाने अनजाने चाहिए न चाहिए ब्राह्मण का एक बड़ा वर्ग
सवर्णों का एक बड़ा वर्ग जो जो हिंदुत्व के प्रति बड़ा आकर्षित रहता है, उसके वैचारिक रूप से वो हिंदुत्व के प्रति प्रभावित रहता है, उनका वर्ग भी उन्हें अप्रत्यक्ष मिल जाता है। उसके चलते ये रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को, अब आप देखेंगे संघ में भी पहले आप 99% 10 में से लगभग 10 पूरे जो संघ के जो जितने भी पदाधिकारी होते थे वो सारे ब्राह्मण होते थे, जो भी आप नाम के आगे जी लगी देखेंगे। लेकिन ये पिछले करीब 1 दशक में ये परंपरा बदल गई है। अब आप देखेंगे कि संघ में ब्राह्मण से ज्यादा कोई ऐसा वर्ग नहीं है, वहां पे बैकवर्ड भी हैं, वहां पे क्षत्रिय वंश क्षत्रिय लोग भी हैं, ठीक ठाक तादाद में, मैं यही कह रहा हूँ थोड़े बहुत ठीक ठाक तादाद में है। तो उन जगहों पे संघ ने भी अपने स्वरूप में काफी बदला है, बीजेपी ने भी अपने स्वरूप में काफी बदला है, और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सवर्णों में वो क्षत्रिय को ब्राह्मण से वरीयता एक घोषित कहने अघोषित कहने तौर पर देती है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये डैमेज बहुत बड़ा हो चुका है। ये वो डैमेज कंट्रोल तब कर रहे हैं जब ये डैमेज होने की जो मैसेज है वो जन जन तक, हर ब्राह्मण जन तक पहुंच चुका है कि ये हो रहा है। जैसे अगर गोरखपुर बेल्ट आप देखते हैं तो गोरखपुर बेल्ट में कोई नई बात नहीं है, वहां पे ब्राह्मणों का कत्लेआम और प्रक्रिया स्वरूप में ब्राह्मण अपराधी के रूप में भी पैदा होते गए। वहां पे ये रहा है 2 जिलों 3 जिलों तक, लेकिन वहां की पूरी पूर्वांचल स्तर पे ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय संघर्ष कम रहा है। वहां पे अन्य जगहों पे देवरिया इधर आप जाएंगे तो वहां पे क्षत्रिय ब्राह्मण का सानिध्य रहा है, परंतु इस दौरान में क्या हुआ जबकि आप उन देखिए जगहों पे भी देवरिया और गोरखपुर, जी पांडे जी, देवरिया और गोरखपुर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर 12% जो हम डेटा दे रहे थे एवरेज ब्राह्मण का, उससे ज्यादा है, 15% से ज्यादा ब्राह्मण है वहाँ पर, अगर आप डेमोग्राफी मैं आपको से रायबरेली, अगर आप आ जाए रायबरेली में सलोन में लगभग आपके 30% से ज्यादा ब्राह्मण है, मतलब कुछ लोग तो 40 कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 30-32 के आसपास में ब्राह्मण है। हर जिले में आप देखेंगे तो एक चीज ऐसी है जहां पे जितना पिछली बार जीतने वाला विधायक वोट पाता है कुल, उससे ज्यादा वोट या 1.25 गुना, मतलब 20-25% एक्स्ट्रा वहां पे केवल ब्राह्मण समुदाय का ही होता है। तो ये एक चीजें हैं जिसका भाजपा को लाभ मिलता था कि वो अपने आप को हिंदुत्व के नाम पे कैच कर देती थी, पर ये भ्रम अब टूट चुका है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि इस ब्राह्मण वोट पॉलिटिक्स का क्या है और किस तरह से जो ये सवर्ण का ये प्रभुत्व का खेल बीजेपी कर रही है उसमें कोई सहमत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उनकी डैमेज कंट्रोल की छोटी मोटी कोशिश से कुछ अब बदलेगा। अब चीजें हाथ से भाजपा के निकल चुकी हैं, मैं ये मानता हूँ। जी, विनय तिवारी की बात सुन रहा था मैं, चिल्लू पार्क के जो विधायक हैं, सपा में जब शामिल हुए तो बता रहे थे कि 75% जो है वो एम्स गोरखपुर में जो भर्तियां हुई है वो एक जाति विशेष की हुई, कुछ ऐसा कह रहे थे। अब ये वो कह रहे होंगे कि वो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय नेता हैं, बड़े ही पब्लिक फिगर हैं, बड़े ही सामान्य हैं, इसीलिए वो कह रहे होंगे, तो गलत नहीं होगा। मेरे पास ऐसा कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं पे भी जाएंगे ये जो इतने मेडिकल कॉलेज और ये खुल रहे इनमें बेसिकली क्या है कि चूंकि आरक्षण जैसी तो कोई व्यवस्था नहीं, ना रिकॉर्ड है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने पता नहीं कौन सा फार्मूला रखा है कि जो भी चीजें हैं उन सब में ये जो एक व्यवस्था लागू कर दी गई है कॉन्ट्रेक्चुअल मेन पावर सप्लाई की, यानी कि इंसान की आपूर्ति भी ठेके द्वारा की जाएगी। ये एक मैन पावर सप्लाई के नाम पे एक पता नहीं क्या ये बना दिया गया, और उसमें दोहर का लेवल ये है कि आप समझ सकते हैं कि 1-1 साल का वेतन लोगों से काफी एडवांस में ले लिया जा रहा है, एडवांस में, और उसमें भी सिफारिश है। तो चूंकि वहां कोई ना लिस्ट है ना उसके कानून है, वो मैन पावर सप्लाई किस क्या एज क्या होगा, एजुकेशन लेवल क्या होगा, वो उनका कोई वरीयता होगी कि नहीं, आरक्षण होगा कि नहीं, कोई इसका बैरोमीटर पैमाना संवैधानिक तौर से ही मनाही है देने का। तो अब आपको ना बैकवर्ड रखना है, ना दलित रखना है, ना आपको कोई जवाब देना है, ना किसी को सूची बतानी है, मतलब यहाँ तक भी सूची भी नहीं बतानी है, केवल आप एक आई कार्ड बना के देंगे, वो सेवा करते रहेंगे, और जब आपका मन करेगा कहिए नमस्ते। कोर्ट का एक आदेश है जिसके चलते थोड़ा सा कंट्रोल है, अन्यथा तो आप ये है कि वो हर 3 महीने के एडवांस लेते थे, और 3 महीने जब बीत जाता था तो उसके बाद कह देते थे भाई अब दूसरा आएगा नौकरी।
तो ये एक नई परंपरा है, तो इसमें मुझे लगता है कि उनका ये दावा सही होना चाहिए। और चूंकि कोई वैधानिक व्यवस्था है ही नहीं है, वो वैधानिक तौर पे अव्यवस्था दी गई है। मतलब मेरे शब्द को आप कॉपी कर ले कि वैधानिक तौर पे अवैधानिक व्यवस्था दी गई है, कानूनी तौर पे एक गैर कानूनी कृत्य के लिए कानूनी और वहां पे सर्कुलर दिया गया है कि वहां कोई जवाबदेही नहीं होगी कि मान लीजिए ब्राह्मण चाहे तो 1000 में पूरे 1000 पंडित की आप भर्ती कर लीजिए या क्षत्रिय की भर्ती कर लीजिए, कानून वहां आउली नहीं होता, तो इसलिए ऐसा होता है। जी मोहसिन साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? चंद्रशेखर पांडे जी काफी प्रबुद्ध नेता है, इनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि ब्राह्मण समाज बड़ा उच्च वर्ग से आता है और काफी प्लान्ड वे में ये लोग काम करते हैं, संगठित होकर काम करते हैं, जिसका उदाहरण भी हम लोग के पास मौजूद है कि जब ये संगठित होकर बहन मायावती जी के पास गए तो उनकी सरकार बनाई, और जब संगठित होकर बीजेपी में आए तो उनकी सरकार बनाई। लेकिन 2017 के चुनाव के बाद से स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, जो ठाकुरवाद ज्यादा हावी हो रहा है, ब्राह्मण को थोड़ा सा हाशिए पे ले जाने के लिए। और ये भी देखने में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज के देखिए जो कई बड़े देखिए दिग्गज नेता। मोहसिन साहब, ब्राह्मण को कभी हाशिए पे नहीं रखा जा सकता है, ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि वो नहीं, हमेशा से किंग मेकर रहा है। जो उसकी राजनीतिक तरबियत दल। ही ऐसी है कि वो किंग बनाता है। चाणक्य के समय से देख लीजिए आप, जी जी। वो किंग चाणक्य जिसके की तो ऊपर हाथ रख मिसाल देता है दी वही जाती किंग बनता है। है कि चाणक्य खोपड़ी है, उसकी तो मिसाल दी जाती है हर जगह पे। बहरहाल लेकिन इस सरकार में जैसा लग रहा है कि इन लोगों को थोड़ा सा आकलन कम किया गया, और यही वजह रही है शायद कि जो बड़े दिग्गज नेता थे बीजेपी में ब्राह्मण समाज के, वो ज्यादातर तो अखिलेश यादव जी के साथ आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो रुख होगा वोट का, ये समाजवादी नहीं, पार्टी की तरफ जा रहा है? इस बार बीजेपी भी कोशिश कर रही है ना। दो उन्होंने अभी मीटिंग्स की हैं, बताया मैंने आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, जेपी नड्डा साहब के साथ, ब्राह्मणों की। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ कार्य योजना, कार्यवृत्त तैयार किया है। अब यहाँ पे 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं, ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया है। 403 में से 300 ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया है, उस पर वो कैंपेन करेंगे। तो खैर ये तो मतलब हर पार्टी जो है वो एंटाइज कर रही है, अपनी तरफ हम्म। अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ब्राह्मण है सूरत हाल क्या नजर आ रही है इस वक्त, जो ब्राह्मण समाज का जो मूड है, तो वो तो भाई चंद्रशेखर देखिए, जी हमारे हमारे नेता तो यही है, चंद्रशेखर जी यही तय करेंगे आगे क्या होने वाला है। ब्राह्मणों के नेता यही है, तो यही मैं इनसे यही। जानना चाह रहा था। जी जी, बताएं मैं सर। आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, दरअसल उनका ये लास्ट टाइम रिपोर्ट है, ये जैसे जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि लैपटॉप बांट देना या खातों में पैसा डाल देना, ये हर सरकारी करती आई है कि जब उन्हें मालूम चल जाता है कि बैलेंस का लेवल बहुत बड़ा हो गया। पहले तो क्या होता है ना कि जो सरकारी व्यक्ति है उनको ये जो कह लिया जाए कि जो चापलूस है, चापलूस का ही गलत शब्द हो जाएगा, मैं थोड़ा संशोधन कर दूं, जो उनके आसपास में सराउंडिंग में जो एक उनके एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं, है ना, वो सलाह ही उनको ये बताते ही नहीं है कि डैमेज कितना हो रहा है। वो बताते जाए ठीक है, कोई बात नहीं, खुद ही 2 दिन पड़ी है, जेल में ना निकलने दो, निकल बोल देगी कि नहीं उस दिन ऐसे नहीं ऐसे हुआ, अरे कुछ नहीं, वो बर्फारी था मारा गया तो हम क्या करें, अरे वो तो हर घटना को एक्सक्यूज देते हैं, नहीं आप टेंशन नहीं है, सब कुछ हरा हरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चीजें एकदम समाप्त हो जाती है, जब बहुत बुरे स्वरूप में हो जाती है, तब जो टॉप पे बैठा व्यक्ति है उसको शोर सुनाई देता है। तो ये जो ब्राह्मणों की ये जो आवाज है, ये शोर बन के जब गूंजी है, तब जाकर के ये केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के यहाँ के नेतृत्व को बात समझ में आई है कि ये तो बड़ा डैमेज हो गया, अब ये कंट्रोल कर रहे हैं। जो डैमेज कंट्रोल का इन्होंने एक मात्र इनके पास की है, क्योंकि ब्राह्मण थोड़ा सा राष्ट्रवादी होता है और थोड़ा सा हिंदूवादी भी होता है, हम मुझे स्वीकार करने में कोई इसमें हर्जा नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ा एक सुबह उठेगी तो हम भी हैं पहले बिना टीका के लिए विराम पूजा के नहीं करते। तो एक कहीं ना कहीं से वो एक उस पॉइंट पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, परंतु चीजें इस वक्त एकदम अलग है। और ये मैसेज बॉटम तक चला गया है कि हमको हमारी जाति देख करके लगातार निशाना बनाया गया।
और जो ब्राह्मण की जितनी भी मेन प्रतिष्ठित लोग थे उन लोगों पे, जैसे मान लीजिए कि हरिशंकर तिवारी की बात ले लीजिए। अब अगर तिवारी घाटा ब्राह्मणों की मदद का एक बड़ा केंद्र रहा है, वहां पे लगा कि कितने एक दो की बात नहीं, हम आप सब जानते हैं। पूर्वांचल में किसी बात पूछेंगे कि अगर आप ब्राह्मण हैं या नहीं भी ब्राह्मण है, अगर आप गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तो वहां से आपको आर्थिक से लेकर के मानसिक से लेकर शारीरिक हर तरह के सहयोग वहां से मिलता है। अब वहां पे इन्होंने आईटी रेट डालना, उनको अपमानित करना, उनके लोगों को चिन्हित कर करके उनके ऊपर थानों में बैठाना और शिकायतें डलवाना। जब आपने 4 साल उनको इस भरोसे से तोड़ा कि अंतिम तक इनको हम तोड़ देंगे, इतना डर जाएंगे ये लोग कि एक दिन में चले जाएंगे, वो मतलब कहीं जहां जब बजट सीना चौड़ा करके जो जीते हैं उसके बजाय दुबक जाएंगे, सही शब्द ये है। तो ये अब चूंकि वो दुबकने से उन्होंने ही निकाल कर दिया है, ठीक। तो ये एक इशू है। अब उनके व्यवस्था करने की इन सब की टाइम ओवर हो चुका है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर है, जिन जगहों पे जैसे समाजवादी पार्टी जहां पे ब्राह्मण प्रत्याशी देगी, वहां पे तो पूरा आप ये नोट कर लें कि आपको 90 ना तो 80 से कम तो नहीं जाएगा, 80 to 90% ब्राह्मण झाड़ू झाड़ सपा के साथ जाएगा। वो 50 सीट जो सपा देने जा रही है, लेकिन शेष सीटों पे अगर मैं निष्पक्ष बात करूं तो शेष सीटों पे हो सकता है कि उतना ज्यादा ब्राह्मण जो अभी तो बहुत बड़ी तादाद में जा रहा है उसको ये लोग थोड़ा कवर कर दें। पर समस्या दूसरी है। समस्या ये कि ब्राह्मण अगर एक वोट भी, मान लीजिए कि कुल ब्राह्मण का वोट है आपका 12 में से मान लीजिए कि 1/3 ब्राह्मण टूटा, तो टोटल वोट जो पड़े उसके कितने परसेंट चला गया? 4%। अब 4% ब्राह्मण भाजपा के घटे और अपोजिट पार्टी के बढ़े, तो डिफरेंस कितने का आया? 8% वोट बनेगा। अगर 1/3 ब्राह्मण मूव करता है तो आप 8% का डिफरेंस देगा, जबकि अन्य जाति अगर एक वोट देती है, अगर एक वोट सपा को देगी तो एक वोट केवल देगी, अगर ब्राह्मण एक वोट देता है तो 2 वोट के बराबर है। यानी कि जो रेशियो है वो ब्राह्मण अगर न्यूनतम, मतलब इस पे कोई दे डाल गया 1/3 भी अगर ब्राह्मण आ गया, भाजपा का वोट परसेंट सीधे 8% डाउन होगा 8% से, और अगर कहीं 40% तक अगर ब्राह्मण चला गया तो फिर ये रेशियो आप समझ लें करीब आपका 12 से 14% के बीच अकेले ब्राह्मण से जाता। ये मैं कह रहा हूं। इसके अलावा इन्फ्लुएंस भी बहुत है। ये पारंपरिक तौर पे ब्राह्मण जो है काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं अपने अपनी जगह। डायरेक्ट टिकट जाएगा अलग है। और तीसरा जो फ्लोटिंग वोट होता है, फ्लोटिंग वोट जो बीच में रहता है, वो ब्राह्मण किसी चौराहे पे चर्चा करने वाला एक समुदाय है, तो उसका जो जाएगा वो अलग जाएगा। तो तीनों लेवल पे, एक मैंने डायरेक्ट बताया तो कम से कम 4 से 6, यानी कि 8 से लेके 12% का लॉस और डिफरेंस क्रिएट करेगा इनके लिए, बीजेपी के लिए, ठीक। और दूसरा जो पैदा करेगा वो अन्य जो अपने साथ लेके जाएगा, और तीसरा जो एक फ्लोटिंग वोट के ऊपर असर डालेगा। तो 3 लेवल पे ये ब्राह्मण वोट इंपैक्ट करने जा रहा है। मोहसिन साहब कुछ पूछना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे कुछ पांडे साहब से? आज बड़ी अच्छी बात है कि जुड़े हुए हैं लंबे समय तक, और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। मोहसिन साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? ठीक है, तो मोटा मोटी बात ये निकल के आई, हम तीनों ने बात की तो बात ये निकल के आई कि ब्राह्मण का वोट बड़ा ही अहम है, जैसा कि मैंने प्रस्तावना में ही आपको बताया। और चंद्रशेखर पांडे जी का ये कहना है कि जरूर ये निर्णायक होगा, और ये हम लोग 2500 साल 3000 साल पहले का इतिहास भी पलट के देखें तो चाणक्य ने जिसके सर पे हाथ रख दिया वो ब्राह्मण था। उसने जिसके सर पे हाथ रख दिया वही किंग बना। तो समझ लीजिए आप आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद आपका, आपने धैर्यपूर्वक सुना। चंद्रशेखर पांडे जी आपका भी धन्यवाद कि आपने बड़ा ही अच्छी बातें बताई हम लोगों को। आपका श्रवण लाभ भी मिला, दर्शन लाभ भी मिला। धन्यवाद। धन्यवाद। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।